हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके अपने कंपनीज की, अपने इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे फ्यूचर के प्लान्स क्या होंगे। तो आज के टाइम पर आप देखोगे हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक कंपनी में डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, इन सारे और स्टैटिस्टिशियन, इन सारे रोल्स की जॉब वैकेंसीज काफी ज्यादा आ रही है। पूरा का पूरा फॉर्मूला किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मॉडल क्लास पर। ये मॉडल क्लास क्या होता है कि जब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर को ऐड किया है तो मीन भी आपके पास उतना ही प्लस हो गया। सिमिलरली अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, डिक्रीज कर देता, तो रिजल्टेंट मीन भी हमारा बच्चों उतना ही डिक्रीज हो जाता, उतना ही कम हो जाता। सपोज करिए आप किसी शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं कि भैया मुझे टॉप रेमन चाहिए। टॉप रेमन एक नूडल्स का नाम है, तो टॉप रेमन चाहिए। तो शॉपकीपर आपसे बोलता है कि नहीं भाई, हमारी दुकान में तो मैगी ही सबसे ज्यादा बिकती है, इसलिए हम उसी को रखते हैं और कोई नूडल्स दुकान में नहीं मिलेगा। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो दुकानदार ने आपसे बोला कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम मैगी है, ये जो चीज है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कि जब किसी आइटम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो उसकी डिमांड बहुत हाई है, तो जो भी शॉपकीपर वगैरह हैं वो ऐसी चीजों को अपनी शॉप में रखना पसंद करते हैं जो सबसे ज्यादा बिकता है ऑब्वियसली। इसी तरीके से बच्चों, मान लो किसी फुटबॉल के मैच में कोई प्लेयर है और अगले मैच के लिए पिक करना है कि उस प्लेयर को हमें नेक्स्ट मैच में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो कोच है उसने क्या किया कि उसके प्रीवियस मैचेस में उसने कितने गोल करे उसकी वो एनालिसिस कर रहा है। तो उसने देखा कि भाई फर्स्ट मैच में उसने 1 गोल किया, सेकंड मैच में उसने 0 गोल किया, थर्ड मैच में 2 गोल्स किए, फोर्थ मैच में 2 गोल्स किए, फिफ्थ मैच में 1, फिर उसने 7 गोल किए, फिर 2 गोल किए। ठीक है, अब यहां पर अगर वो ये देखे कि जो सबसे कम गोल उसने जिस मैच में किए वो तो 0 है, ठीक है, क्या इसके बेसिस पे वो कोई एनालिसिस कर सकता है? या फिर अगर वो ये देखे कि उसने किसी मैच में सबसे ज्यादा गोल जो करे हैं वो 7 है, तो क्या वो इसके बेसिस पे कुछ जज कर सकता है? लेकिन नहीं। अगर वो ऑब्जर्व करे तो यहां पर वो इन सारे गोल्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करके ये देख सकता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में इसने 2 गोल्स कम से कम करी ही करी, मोस्ट ऑफ द मैचेस में। ये क्या है बच्चों? ये भी एक तरीका हुआ कि हम किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि हमें उसको प्रिफर करना चाहिए या नहीं प्रिफर करना चाहिए बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। इसी तरीके से बच्चों, आप अगर किसी आईपीएल को देखोगे तो 2008 से लेकर के 2025 तक अगर आप पूरा डेटा देखो तो टोटल रन कितने हुए, टोटल मैचेस कितने हुए, टोटल सेंचुरीज कितनी हुई, विकेट्स कितने हुए। ठीक है, यहां पर जो कुछ भी आप देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2008 से 2025 का पूरा डेटा एनालिटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सब होती है बच्चों स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, जो हमारे आज के इस क्लास का टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का है। 6 to 7 मार्क्स की स्टैट्स पूछी जाती है। केस स्टडी इस चैप्टर से काफी ज्यादा आ रही है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके अलावा अगर हम 10th बोर्ड्स के बियॉन्ड भी अगर चीजों को देखने की कोशिश करें तो दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जो आज के टाइम पर, आज की रियल लाइफ पे प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो सबसे ज्यादा यूजफुल टूल है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे से छोटा एक बिजनेस हो, हर जगह बच्चों स्टैटिस्टिक्स ही इन्वॉल्व हो रही है। जैसे मैंने एक ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लिया, वहां पर आपने देखा कि शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप में रख रहा है जिसकी सेलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट की या जिस आइटम की सेलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोड जो है वो वहां पर एज अ मैगी काम कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जब आपने देखा कि मैचेस में कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें 2 गोल उसने सबसे ज्यादा करे हैं, सारे मैचेस में 2 गोल सबसे ज्यादा करे, तो वहां पर हम उसको मीडियन के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर मोड के फॉर्म पर भी देखें तो भी हम उससे एक एनालिसिस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स आते हैं तो आप चेक करते हो कि भाई मेरा टोटल एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। तो जो एवरेज आप यूज करते हैं, एवरेज इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिक्स टूल, जिसको हम मीन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हम पढ़ते हैं और आज की डे टू डे लाइफ में इनका सबसे ज्यादा यूज है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके
अपने कंपनीज की, अपने इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे फ्यूचर के प्लान्स क्या होंगे, फ्यूचर में क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर ग्रो कर सके। तो आज के टाइम पर आप देखोगे हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक कंपनी में डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, इन सारे और स्टैटिस्टिशियन, इन सारे रोल्स की जॉब वैकेंसीज काफी ज्यादा आ रही हैं। यानी कि प्रीवियस कुछ टाइम पर अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पे निकल करके आया है। और आप लोग क्लास 10th के बाद चाहे तो 11th 12th में जब आप कॉमर्स लेते हैं तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप एज अ स्टैटिस्टिक्स को अपनी ब्रांच ऑप्ट करके अपनी पूरी की पूरी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बच्चों, तो इसको एज अ चैप्टर ना ट्रीट करके हमें ऐसे समझना है कि भाई हम आज किसी ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट का पार्ट बने और वो इसको एज अ करियर ऑप्शन के तौर पर लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम बात करते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मीन क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। अब मीन को कैलकुलेट करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स। तो भाई मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जहां पर हम बच्चों सीखते हैं डायरेक्ट मेथड, उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड। ये दो मेथड हैं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड वो मेथड है जिसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्यूशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये मेथड यूज करने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। यानी कि इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो यानी कि अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों सेम ही तरीके से ट्रीट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपसे बोला कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी से बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती हैं, अपनी कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को चेक करती हैं। यानी कि पास्ट रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। उन्होंने प्रीवियस में देखा कि हमने किस प्रोडक्ट को कितना ज्यादा सेल किया है, किस टाइम ड्यूरेशन में किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा थी, मार्केटिंग में किस जगह पर हमें ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, जहां से ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, कलेक्शन ऑफ डेटा है। फिर उन डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि उसको सही तरीके से समझा जा सके। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप देखते हैं बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग में बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, जो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के टूल है। डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं। एनालिसिस, ये जो हम टूल्स यूज करेंगे, मीन, मोड, मीडियन, ये डेटा के एनालिसिस में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, और उससे सही इंटरप्रिटेशन निकालना कि भाई मीन क्या आ रहा है, मोड क्या आ रहा है, मीडियन क्या आ रहा है। दैट्स आर ऑल दी सेंट्रल टेंडेंसी जो हमें हेल्प करती है डेटा को सही तरीके से एनालाइज करने में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट में बात करते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है, जिसमें सबसे पहला जो है वो आपके पास मीन होता है, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन, मोड, मीडियन, ये तीन हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें हम आज की इस क्लास में सबसे पहले चीज को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज मीन। मीन एक सिंपल टर्म में अगर हम बोले एवरेज, तो हर एक बच्चा इजीली जानता है कि एवरेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एवरेज कैलकुलेट करना है, चाहे आपके एग्जाम में आपके कोई मार्क्स आए। ठीक है, अब वो मार्क्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपने सोशल साइंस में आउट ऑफ 100 कुछ मार्क्स अचीव करे, मैथ में आउट ऑफ 100 कुछ मार्क्स अचीव करे, साइंस में कुछ करे, इंग्लिश में कुछ करे, हिंदी में कुछ करे। अब इन सारे मार्क्स का अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है या कुछ भी करना है, तो इन चीजों में बच्चों हम किसका यूज करते हैं, आपका मीन का करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों मोड, जिसकी हमने बात करी। मोड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको हम मोड बोलते हैं। थर्ड इज बच्चों मीडियन। मीडियन होता है जिसमें हम मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करते हैं। पहले तो डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा डेटा है जो सबसे मिडिल में आ रहा है, जो सबसे बीच में आ रहा है। तो वो मिडिल मोस्ट डेटा बच्चों आपका मीडियन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मीन की बात करें तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कोर किया है 60, 70, 80, 90 एंड 100।
लेट्स सपोज उन्होंने मैथमेटिक्स के एग्जाम में ये स्कोर किया 60, 70, 80, 90, 100, 5 बच्चों की स्कोर है। तो अब इस स्कोर के बेसिस पे ये अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इन पांचों बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है, क्या चेक करना है बच्चों, इन पांचों बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है। तो एवरेज स्कोर हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, उसके लिए हम यहां पर मीन का यूज करते हैं और मीन ही हमारे पास एवरेज स्कोर होता है, यानी कि मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम, यानी कि इनको पहले हम ऐड कर देंगे 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और उसके बाद प्लस में यहां पर आपके पास 100। तो इन पांचों स्कोर्स को हमने ऐड किया, उसके बाद बच्चों हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो कुछ भी आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मीन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। क्लियर है। लेकिन ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं बच्चों, ये अनग्रुप्ड डेटा है। यहां पर आपको मार्क्स ऐसे दे दिए कि 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 15 बच्चों के मार्क्स हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं उनके मार्क्स हैं। ये किस टाइप का डेटा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है। ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस टाइप के डेटा को हम अनग्रुप्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जर्वेशन है, कोई एक ऑब्जर्वेशन है, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों कोई ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट किया है ना। हो सकता है कि 60 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 70 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, या 80 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 90 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 100 मार्क्स मान लो 2 बच्चों के आए हैं। यानी कि अब ऐसा थोड़ी है कि कोई नंबर ऑफ मार्क्स वो सिर्फ एक ही बच्चे का आएगा, हो सकता है कि वो कई बच्चों के पास सेम नंबर ऑफ मार्क्स आए। ठीक है बच्चों। तो मार्क्स क्या है, ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम बच्चों x1 x2 x3 x4 इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कितने बच्चों के x1 मार्क्स आए हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, यानी कि जिसको हम बच्चों फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम f1 f2 f3 f4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब जब ऑब्जर्वेशन कुछ इस टाइप से हमको गिवन हो, जहां पर पहले तो ऑब्जर्वेशन है और रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर हमें ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से दिया है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों मीन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेशन को x1 x2 x3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मीन के लिए x के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं x बार। तो मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू x1 इंटू में आपके पास f1 प्लस में x2 इंटू में आपके पास f2 प्लस में x3 इंटू में आपके पास f3 प्लस में x4 इंटू में आपके पास f4 और डिवाइड में बच्चों ये जो जितनी फ्रीक्वेंसी है इसका सम, यानी कि ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस में f4। ठीक है बच्चों, ये हमें कैलकुलेट करके देता है दैट इज द मीन, यानी कि जब ऑब्जर्वेशन कुछ इस कंडीशन में गिवन हो कि ऑब्जर्वेशन और उनकी फ्रीक्वेंसी की वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो मीन कैलकुलेट ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी चीज को लिखने का एक और सिंपल तरीका है, वो क्या है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन बना करके। ये साइन रिप्रेजेंट करता है सम को। इसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों सम को, और सम यहां पर लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू 4, यानी कि 1 2 3 4 आप देख सकते हैं बच्चों 1 से लेकर के 4 तक का सम। और यहां पर हो गया एक्स आई इंटू में आपके पास एफ आई डिवाइड में, यानी कि एक्स आई इंटू एफ आई, आई की वैल्यू 1 रखोगे तो x1 f1 हो जाएगा, प्लस में आई की वैल्यू 2 रखोगे तो x2 f2 हो जाएगा। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बच्चों सम को। डिवाइड में नीचे पर अगेन एक समेशन एफ आई, यहां भी i इक्वल टू 1 से लेकर के i इक्वल टू 4 तक हम लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पे 4 ऑब्जर्वेशन थे, इसलिए हम बच्चों 4 तक लिख रहे हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते तो यहां पर हम इसको n तक लिखते। ठीक है बच्चों, ये मीन को लिखने का फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि और ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म पर इसको लिखा गया है, और ये सिंपल फॉर्म पे फॉर्मूले को ओपन करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। है कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दूसरे ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तीसरे ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, चौथे ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो पहले तो इनके प्रोडक्ट का सम डिवाइड में,
टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी इसका सम, ये हमारे पास मीन होता है। क्या होता है बच्चों? इसको हम मीन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जब भी डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड होगा तो हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की, जिनसे आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे कि इस मीन के क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मीन की, वो हम प्रॉब्लम्स की हेल्प से बच्चों सीखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, द रेंज ऑफ द डेटा हमें कैलकुलेट यहां पर करना है बच्चों, द रेंज ऑफ द डेटा। ये डेटा है हमारे पास 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15, 12 और इस तरीके से गिवन है। रेंज को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, अगर आप याद कर पाए, क्लास 9th का बेसिक सा टॉपिक है। जब हमको डेटा गिवन होता है तो उस गिवन डेटा की रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों आंसर करिए। बच्चों किसी भी गिवन डेटा का अगर हमें रेंज बताना है तो रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देना। यानी कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस कर दे बच्चों हम मिनिमम, यानी कि जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसको। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमको 32 दिख रही है। क्या 32 से बड़ा कोई ऑब्जर्वेशन है यहां पर? नहीं है। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यहां पर 32 हो गया। मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक तो हमको सबसे छोटा यहां पर 6 दिख रहा है। क्या 6 से छोटा कोई ऑब्जर्वेशन है? इस रो पर तो नहीं है, नीचे की रो पर भी अगर हम देखेंगे तो 6 से छोटा नहीं है, यानी कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन यहां पर 6 है। तो बच्चों अगर हम 32 से 6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 26, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ डेटा 26 है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बेसिक सी चीज है ना? कई बार पूछ भी लेता है ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके असर्शन रीजन में, केस स्टडी के अंदर, तो अक्सर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, रेंज ऑफ डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 26। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 नंबर का जो मीन है बच्चों वो 30 है। ओके, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28। अगर इन 5 नंबर में से एक नंबर को मैं बाहर कर देता हूं तो जो मीन होगा वो 28 हो जाएगा। यानी कि एक नंबर को बाहर किया तो अब नंबर बचे 4, तो उन 4 नंबर का जो मीन है वो यहां पर 28 है। तो अब आपको बताना है द एक्सक्लूडेड नंबर, जिस नंबर को आपने एक्सक्लूड किया वो नंबर क्या होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आए तो हमेशा इस चीज को समझिएगा कि 5 नंबर है जिनका मीन हमको 30 गिवन है। 5 नंबर है बच्चों जिनका मीन हमको क्या गिवन है? 30। यानी कि मीन अगर हम 5 नंबर का देखें तो 5 नंबर लेट सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस में x5, ये मान लो 5 नंबर है और इनका मीन निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया। हमको मीन बच्चों 30 गिवन है, तो अगर मैं यहां पर मीन के पेज पर 30 रखता हूं और इस 5 को मीन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बताइए बच्चों। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन 5 नंबर्स के सम को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 नंबर्स के सम को। तो 30 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपली 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स का सम निकल करके आ गया, दैट इज 150। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, अब इन 5 ऑब्जर्वेशन में से किसी एक ऑब्जर्वेशन को आपने बाहर कर दिया, मान लो आपने x5 को बाहर कर दिया, तो मीन हमारे पास 28 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि बच्चों ये जो 28 है ये पहले 4 ऑब्जर्वेशन का मीन है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड में 4, ये हमारे पास 28 है। अब अगर आप 4 से 28 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, तो ये बन गया हमारे पास 112, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस में आपके पास x4। यानी कि यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया कि जिस नंबर को बाहर किया उसके अलावा बचे हुए नंबर्स का सम कितना होगा, वो हमारे पास 112 है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना था एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि x5 की वैल्यू। तो अगर मैं इस पूरे सम में से, यानी कि x1 से लेकर के x5 के सम में से
x1 से लेकर के x4 तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हम बोल सकते हैं कि x5 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 150 से 112 को माइनस करके आएगी। सिंपल है, जब इससे मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3, 38 बच्चों हमारे पास आ जाएगा आपके पास, यानी कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो 38 है और इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पर हम किसी नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान में हम रखते हैं कि जो सम है वो कैसे आता है, सम आता है मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके। तो जब मैंने मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमको सम ऑफ डेटा आ गया, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन उनका सम कैलकुलेट हो गया। तो पहले 5 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया, फिर 4 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया, 5 में से 4 ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया उनके सम को, तो हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट हो गया कि भाई वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या था, वो एक्सक्लूडेड नंबर यहां पर 38 था। दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, गिवन है if the mean of the observation is x comma x plus 3 plus x plus 5 comma x plus 7 comma x plus 10 is 9। इन सारे ऑब्जर्वेशन का जो मीन है बच्चों वो हमको 9 गिवन है, ठीक है। द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि x5 से लेकर के x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10, इन 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है इसका मीन हमको कितना गिवन है बच्चों, 9 गिवन है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 9 इक्वल टू इन सब का सम जो कि हो जाएगा x प्लस में x प्लस 3 प्लस में x प्लस 5 प्लस में x प्लस 7 और प्लस में आपके पास x प्लस 10। अब आप मुझे बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो डिवाइड में यहां पर कर देंगे बच्चों 5। नाउ 9 से 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 इक्वल टू x को ऐड कर दो 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 5x। नंबर को ऐड कर दो, यहां पर हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 आपके पास 15 और 15 प्लस 10 आपके पास हो गया 25, यानी कि 5x प्लस में 25। यहां से सॉल्व कर लोगे बच्चों तो 45 में से 25 को माइनस कर दिया तो ये 5x आ जाएगा। दिस विल बिकम 20 इक्वल टू 5x। यहां से बच्चों हमको x की वैल्यू 4 कैलकुलेट हो गई। क्या कैलकुलेट हो गई बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास में 4 है। अब अगर x मेरे पास 4 है तो इन 3 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, यहां पर x प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5 बराबर 9 और x प्लस 7 हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 7 बराबर आपका 11 और x प्लस में 10 हो जाएगा हमारे पास 14। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन का 9 11 और 14, इन तीनों का मीन क्या हो जाएगा, इनका मीन हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 11 प्लस में 14 डिवाइड बाई 3। जरा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 15 प्लस 25, 25 प्लस 9 कितना होगा 25, ये बन जाएगा 34, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 34 डिवाइड बाई 3। 34 डिवाइड बाई 3 इज द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 34/3 होगा। इज इट क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर बच्चों गिवन है इफ x रिप्रेजेंट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों, x और यहां पर ऊपर पे ऐसे बार भी लगा लो, x बार होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि x बार ही रिप्रेजेंट करता है मीन को। तो इफ x बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, और वो एन ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 1 से n i माइनस में x बार। मैं इसको आपके लिए एक्सपेंड कर देता हूं, ये लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 से n तक x i माइनस में x बार। अगर मैं इसको ओपन करूं बच्चों तो जैसे कि मैंने बोला ये सिंबल होता है समेशन का और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर चेंज क्या होगा i, क्योंकि i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, x बार तो फिक्स है, वो तो हमारे पास मीन है। तो ये होगा आपके पास x1 माइनस में x बार प्लस में x2 माइनस में x बार प्लस में x3
माइनस में एक्स बार, और ऐसे करते 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 एन ऑब्जर्वेशन है, ये हो जाएगा एक्स एन माइनस में आपका एक्स बार। यानी कि अगर बच्चों मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, क्या बच्चों, एक्स वन माइनस एक्स बार प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार डॉट 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 प्लस एक्स माइनस में एक्स बार। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब बच्चों हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या होगा। यहां पर बच्चों चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले यहां पर x1 x2 x3 और xn, इनको अगर एक साथ लिख लो तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस डॉट 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 आपके पास xn। ठीक है, माइनस में अगर आप देखोगे x बार x बार x बार, कितनी बार मैंने x बार सब्ट्रैक्ट किया है, एक दो तीन, n टाइम्स, क्योंकि डॉट 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 यहां पर nth टर्म है, तो n टाइम्स मैंने x बार लिखा है। यहां पर n इंटू में आपके पास x बार, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करके x1 x2 x3 इन टर्म्स को एक साथ, और माइनस एक्स बार तो n टाइम्स x बार है, तो माइनस में n टाइम्स x बार ऐसे लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, x1 से लेकर के xn तक का जो सम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बच्चों हमें x बार रिप्रेजेंट करता है मीन, और हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाई n। तो अगर n को x बार से मल्टीप्लाई कर दूं, n को x बार से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये x1 प्लस x2 और xn इन ऑब्जर्वेशन के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये जो है ये nx बार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? nx बार के। तो बच्चों ये टर्म हो गया nx बार, माइनस में ऑलरेडी nx बार पहले से लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, दैट इज जीरो विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, जीरो विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। इसमें गिवन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 5, किसी भी ऑब्जर्वेशन हमको गिवन है, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 5 ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 इंक्रीज कर देते हैं, तो मीन में क्या फर्क आएगा? रिमेन्स द सेम, मीन सेम रहेगा, बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल, ओरिजिनल का 5 टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 5 और इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि 5 इंक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, या फिर डिक्रीज बाय 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ध्यान से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इजीली आंसर बता पाओगे बच्चों। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलो बच्चों बहुत बेसिक तरीके से देखते हैं। मान लो मेरे पास x बार है, ये कुछ n ऑब्जर्वेशन का मीन है, तो मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड में आपके पास n है। क्लियर है? ये किसी n ऑब्जर्वेशन का मीन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज बाई 5। इंक्रीज बाई 5 का मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में आप 5 को ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि x बार जो होगा वो क्या होगा? समझिएगा, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दूं, ठीक है, तो सिंपली x1 प्लस में 5, x2 प्लस में 5, और ऐसे करते करते n ऑब्जर्वेशन है, तो xn में भी मैंने प्लस में 5 कर दिया बच्चों। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, बस मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 इंक्रीज कर दिया है, यानी कि प्लस 5 कर दिया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहां पर आपका n ही रहेगा। ठीक है, नाउ वी कैन सी कि अब अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं, तो वी कैन सी ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, इनको एक साथ ऐड कर लिया, कितनी बार 5 ऐड हुआ होगा? क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है तो 5 हमने n बार ऐड किया होगा, तो प्लस में 5n डिवाइड में आपके पास n। नाउ अब अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं तो दिस विल बिकम, इसमें से जब मैं n को डिवाइड करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा x बार के, ये हमारे पास बन गया x बार, प्लस में n को जब मैंने 5n में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 5। यानी कि हम देख सकते हैं कि जब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड कर दिया, तो जो न्यू मीन है, ये जो हमारे पास न्यू मीन आया, नया एवरेज आया, वो पिछले एवरेज से 5 ज्यादा है, पिछले एवरेज से 5 ज्यादा है, यानी कि मीन
इंक्रीज्ड बाय 5, मीन आपका 5 इंक्रीज हो गया है, इसलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड बाय 5। क्लियर है? तो ये तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। यहां पर आपने देखा कि जब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर को ऐड किया है, तो मीन भी आपके पास उतना ही प्लस हो गया है। सिमिलरली अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, डिक्रीज कर देता, तो रिजल्टेंट मीन भी हमारा बच्चों उतना ही डिक्रीज हो जाता, उतना ही कम हो जाता। सिमिलरली अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, तो उस कंडीशन में क्या होता? आप मुझे बताइए। इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5, देन आपको बताना है कि उस कंडीशन में मीन में क्या चेंज आता। मीन 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता या मीन इंक्रीज बाय 5 हो जाता? क्या होगा अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? जल्दी से बताओ बच्चों। बहुत सिंपल है, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, तो यानी कि बन जाएगा 5x1 प्लस में 5x2 प्लस में डॉट 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 5 टाइम्स xn डिवाइड में n। पूरे से 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 डॉट 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 xn डिवाइड बाई 5, सॉरी डिवाइड बाई आपके पास n, ये हमारे पास n है। तो दिस इज x बार, तो न्यू मीन हमारे पास 5 टाइम्स x बार हो जाएगा। यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मीन भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। और सिमिलरली बच्चों अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूंगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो मीन जो नया मीन है वो ओरिजिनल मीन का उतने टाइम से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। तो खैर यहां पर तो आंसर पहले का इंक्रीज बाई 5 है, बाकी डिक्रीज करने को बोलता है तो डिक्रीज बाई 5 कर देते, मल्टीप्लाई करने को बोलता हर एक ऑब्जर्वेशन में तो नया मीन भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर डिवाइड करने को बोलता तो न्यू मीन ओरिजिनल मीन का 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता। क्लियर है? चलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर बेस्ड बच्चों हर साल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमको गिवन है लेट x बार बी द मीन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन का मीन बार है, y बार द मीन ऑफ y1 y2 डॉट 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 yn। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो हमारे पास में y बार है। इफ z बार इज द मीन ऑफ ऑल एक्साइज एंड वाई आई, यानी कि जो जेड बार है वो सारे x1 टू xn एंड y1 टू yn, इन सारे ऑब्जर्वेशन का अगर मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बताना है बच्चों कि जेड बार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार क्या है बच्चों? एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है x1 प्लस x2 और डॉट 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 xn डिवाइड बाई n। ओके, ये x बार है। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अगर हम देखें तो x1 से लेकर के xn तक का सम क्या हो जाएगा? n टाइम्स x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट 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 xn, ये हमारे पास सम आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों y बार इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn डिवाइड में n। यहां से इनका सम कितना हो जाएगा? n टाइम्स y बार इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn, ये इनका सम हो गया। z बार जो है वो मीन है x1 से लेकर के xn और y1 से लेकर के yn तक का। तो यहां से z बार क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डॉट 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 xn प्लस में y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बच्चों? n प्लस n, 2n ऑब्जर्वेशन हो गए। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बच्चों? n प्लस n, 2n ऑब्जर्वेशन। तो यहां से x1 से लेकर के xn तक का सम है n टाइम्स x बार, तो दिस विल बिकम n टाइम्स x बार। y1 से लेकर के yn तक का सम है आपके पास n टाइम्स y बार डिवाइड में 2n। यहां पर बच्चों अगर मैं
n को कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x बार प्लस में y बार डिवाइड में 2 टाइम्स n से n कैंसिल आउट, दिस विल बिकम x बार प्लस में y बार डिवाइड बाई 2, यानी कि जो z बार है बच्चों उस z बार की वैल्यू x बार प्लस y बार डिवाइड बाई 2 इसके बराबर होगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जिसमें लिखा है इफ x बार इज द मीन ऑफ x1 टू xn, प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस ऑब्जर्व करे हैं तो उन्हीं पर बेस्ड है ये। x बार रिप्रेजेंट कर रहा है x1 से लेकर के xn तक के ऑब्जर्वेशन के मीन को। a हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है, द मीन ऑफ ax1 कॉमा ax2 कॉमा axn कॉमा में x1 अपॉन a, x2 अपॉन a एंड xn अपॉन a, इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा ये हमें बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस A B C and D, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने लास्ट में देखा कि भाई दो सेट ऑफ डेटा है, एक सेट ऑफ डेटा का मीन और दूसरे सेट ऑफ डेटा का मीन, इन टोटल सेट का मीन जो होगा वो इन दोनों के मीन का एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों के मीन का हाफ होगा, ठीक है, सम का हाफ होगा, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो ax1 ax2 और axn का मीन कितना हो जाएगा, अगर हम देखें ax1 प्लस ax2, ठीक है, यहां पर ax2 होगा, ax1 प्लस ax2, ओके, दिस इज ax2 प्लस डॉट 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 axn, इन डेटा का जो मीन होगा बच्चों वो क्या होगा, a टाइम्स x बार, क्योंकि x बार रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मीन को, तो इस डेटा का मीन जो होगा वो a टाइम्स x बार के बराबर होगा। क्लियर। सिमिलरली x1 अपॉन a प्लस में x2 अपॉन a प्लस में डॉट 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 xn अपॉन में a, इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा बच्चों वो हमारे पास x बार अपॉन में a के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दे तो जो न्यू मीन होगा वो ओरिजिनल मीन का a टाइम्स हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को a से डिवाइड कर दे तो जो न्यू मीन होगा वो ओरिजिनल मीन का a डिवाइड के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें इस पूरे का मीन बताना है। इस पूरे का मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम का, इन दोनों का एवरेज अगर निकाल दें तो कंप्लीट ax1 से लेकर के xn अपॉन a तक का मीन जो होगा वो होगा ax बार प्लस में x बार अपॉन में a डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है बच्चों, इस पूरे का मीन जो होगा वो इसके बराबर होगा। यहां से x बार को अगर आप कॉमन ले लो तो डिवाइड में 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1 अपॉन a, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 1 अपॉन a इंटू में x बार, यहां पर x बार है डिवाइड में 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, a प्लस 1 अपॉन a इंटू में x बार डिवाइड में आपके पास 2, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये थोड़े से चैलेंजिंग प्रॉब्लम है तो बिल्कुल 9th क्लास के बेसिक लेवल के, लेकिन बोर्ड्स में अगर आते हैं तो अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। चलिए, ये तो बच्चों प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 9th क्लास के एनसीईआरटी में, लेकिन ये प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 50 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50, एक ऑब्जर्वेशन जो कि 50 था, इज रिप्लेस्ड बाय 150, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, 150 से रिप्लेस कर दिया है। द रिजल्टिंग मीन विल बी, तो नया मीन क्या हो जाएगा, तो रिजल्टिंग मीन होगा वो क्या होगा। देयर आर 4 ऑप्शन A B C and D, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों समझते हैं, 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन आपके पास 50 है। मान लो ऐसे लिख देता हूं कि x1 प्लस x2 और ऐसे x100, इन 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है बच्चों वो हमारे पास में 50 है। क्लियर, 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहां पर तो बन जाएगा x1 से लेकर के x100 तक का सम, जो कि हमारे पास 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 5000 के बराबर। यानी कि यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जर्वेशन है
उनका सम 5000 होगा। क्लियर है? अब लिखा है इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज 50, लेट सपोज x1, x1 मान लो पहले आपका 50 था, x1 मान लो आपके पास पहले क्या था बच्चों, 50 था, ठीक है। लेकिन इसको हमने रिप्लेस कर दिया है किससे बच्चों, 150 से। मान लीजिए x1 आपके पास पहले 50 था, अब आप इसको 150 से रिप्लेस कर रहे हो। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मान लो x1 आपके पास 50 है, ठीक है बच्चों। तब उस कंडीशन में जो सम है वो हमारे पास 5000 था, है ना। जब x1 50 था तो हम कह रहे हैं कि सम हमारे पास 5000 है। अगर मैं 50 को 150 से रिप्लेस कर देता हूं तो एक तरीके से यहां पर यह हुआ कि मैंने इस प्लेस को अगर मैं 150 करता हूं, यानी कि यहां पर मैं 100 ऐड करूंगा, यानी कि यहां पर 150 अगर मैं करता हूं, दैट मींस कि उस कंडीशन में सम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50 से 150, यानी कि 100 इंक्रीज हो गया। तो उस कंडीशन में जो सम होगा बच्चों हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 50 को अगर मैंने 150 कर दिया तो सम हमारे पास कितना इंक्रीज हो गया, 5000 से 100 इंक्रीज कर दोगे तो 5100, यानी कि जो नया सम होगा 50 को 150 से रिप्लेस करने पर नया सम 5100 हो जाएगा। तो बताइए अगर सम 5100 है तो न्यू मीन कितना होगा, यानी कि 5100 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 100 ही है, तो 5100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो नया मीन हमारे पास में 51 हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 51 के बराबर होगा। 50 को 150 से रिप्लेस करेंगे तो सम में क्या डिफरेंस, सम में क्या चेंज आया, सम हमारा 5000 से 5100 हो गया। 5100 सम है तो मीन निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो, दैट इज 51। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये जो कुछ भी था बच्चों ये थे अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैलकुलेट करने का, यानी कि अनग्रुप्ड अगर डेटा है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पूछ सकता है जिसमें हम इस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप्ड डेटा। अब सिंपल सी बात है सर, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, किस टाइप के डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा बोलेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दिखे 0 से 10, 10 से 20, है ना, अगर हमने डेटा को कुछ ऐसे क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है तो ऐसे टाइप के डेटा को बच्चों हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। और ये जो है इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो अगर हमको किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो इस टाइप से इंटरवल गिवन हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये हमारे पास बच्चों इस टाइप से जिस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है उस टाइप के डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां पर ये क्या है बच्चों, इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इंटरवल, क्लास इंटरवल बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज क्लास मार्क। व्हाट इज क्लास मार्क। जो क्लास मार्क होता है, जब भी डेटा बच्चों हमको इंटरवल्स के फॉर्म पर गिवन होता है तो उस कंडीशन में क्लास मार्क ही रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो क्लास मार्क होता है। और क्लास मार्क हमारे पास आता है जब मैं मिनिमम यानी कि लोअर और अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं, यानी कि लोअर प्लस अपर अपॉन में 2। तो किसी भी क्लास इंटरवल का अगर क्लास मार्क बताना है तो लोअर को अपर में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इन ऑब्जर्वेशन का क्लास मार्क देखूं तो यहां पर इनका क्लास मार्क बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इनका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 0 से 10 का क्लास मार्क 5, 10 से 20 के क्लास मार्क 15, 20 से 30 के क्लास मार्क 25 और 30 से 40 के क्लास मार्क 35। ये हमारे पास क्लास मार्क होता है, ठीक है बच्चों। और यही क्लास मार्क हमारे ऑब्जर्वेशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं जब भी डेटा हमको क्लास इंटरवल्स के फॉर्म पर गिवन हो, है ना। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से दे आपको कि भाई 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे हमारे पास 5 है, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे हमारे पास 4 है, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे हमारे पास 9 है, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले 15 है, 60 से 70 वाले 20 है, 70 टू 80 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट है, 80 टू 99 मार्क्स लाने वाले बच्चे 5 है। ये जो क्लास इंटरवल है, अगर हमें
इनसे ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम हमेशा क्लास मार्क फाइंड करेंगे और क्लास मार्क आता है लोअर प्लस अपर बाई 2, यानी कि जो लोअर है, लोअर लिमिट है, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 ये क्लास मार्क होता है। तो यहां पर इस तरीके से क्लास मार्क को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ एक कंफ्यूजन जो होता है कि 0 से 10 और 10 से 20 में सर 10 किस क्लास मार्क में काउंट होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे ये लिखे हैं, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे 15 इतने हैं, तो ये बताइए कि 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों को क्या आपने 2 बार काउंट किया है, इधर भी और इधर भी? जी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो हम यहां पर बच्चों वो इस क्लास इंटरवल के अंदर काउंट करते हैं, यानी कि लोअर लिमिट जिसमें इंक्लूडेड होती है 0 से 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 से 20 में 10 इंक्लूडेड है लेकिन 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 से 30 में 20 इंक्लूडेड है लेकिन 30 इंक्लूडेड नहीं है, 30 से 40 में 30 इंक्लूडेड है लेकिन 40 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हमसे बोले कि किसी क्लास इंटरवल में कौन इंक्लूडेड होगा, तो जो बाउंड्री पर है ना वो हमेशा लोअर वाले में इंक्लूड करेंगे, यानी कि 10 इसमें काउंट नहीं होगा, 10 से 20 वाले में काउंट होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ भी लेता है एग्जाम में। नाउ अब बच्चों ऐसे डेटा को जो कि ग्रुप डेटा है, इसके मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जैसे हमने देखा डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में बच्चों हमारे पास इसी तरीके से कुछ क्लास इंटरवल हमको दे देगा। ठीक है, मैं यहां पर टेबल बना करके समझा देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल दिए होंगे। क्या दिए होंगे बच्चों? क्लास इंटरवल। और उस क्लास इंटरवल की हमको बच्चों फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगी। क्या दे दिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी क्लास इंटरवल मैं जनरली यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने 10 से 20 लिख दिया, 20 से 30 लिख दिया, 30 से 40 लिख दिया, 40 से 50 लिख दिया, 50 से 60 लिख दिया और 60 से 70 लिख दिया। ओके, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब बच्चों हम इन क्लास इंटरवल के क्लास मार्क को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इनके क्लास मार्क को कैलकुलेट करेंगे। क्लास मार्क सिंपली लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड करके आएगा। तो लेट सपोज हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये क्लास मार्क है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्लास मार्क जो हमारे पास आता है निकल करके कैसे आता है? लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करके, यानी कि 10 में 20 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 15। 20 में 30 को ऐड किया 50, 50 में 2 से डिवाइड किया कितना आएगा? 25। ये क्लास मार्क होता है। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे सकता है। लेट सपोज यहां पर f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, यानी कि इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करते हैं वो f1 है, कितने ऑब्जर्वेशन इस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं वो f2 है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। जब भी बच्चों हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम x बार जो होगा वो हमारे पास होगा x1 इंटू f1, x1 इंटू में f1 डॉट 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 xn इंटू में fn, यानी कि इनके प्रोडक्ट को, यानी कि एक टेबल जो आपकी बनेगी, यहां पर मैं एक टेबल और अलग से बना देता हूं। तो इस केस में बच्चों एक टेबल और बनती है। ठीक है, और इस टेबल में हम लिखते हैं आपका xi इंटू में आपके पास fi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट है वो इस टेबल में लिखा जाता है, जो कि होगा f1 इंटू में x1, f2 इंटू में x2, f3, ठीक है, f3 इंटू में x3, f4 इंटू में x4, f5 इंटू में x5, f6 इंटू में x6, f7 इंटू में x7। ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। और फिर अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल टू समेशन fi इंटू xi, यानी कि इस पूरे का जो सम आएगा, नोट करिएगा, ये हमारे पास इसका सम जो आएगा, इस पूरे का जो सम आएगा वो समेशन fi आएगा। इस पूरे का ये जो प्रोडक्ट में किया है इसका जो सम आएगा वो हमारे पास fi इंटू में xi आएगा। तो इनका सम डिवाइड में इसका सम,
डिवाइड में fi, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों किसको? मीन को। यानी कि ये जो डेटा है इसका सम कर लो, डिवाइड में ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम कर लो, दोनों का डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसको एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आइए बच्चों देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ क्लास इंटरवल्स हमको गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 8, 12, 10, 5। ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा, ये क्लास मार्क नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि 0 से लेकर के 10 तक का क्लास मार्क क्या होगा? 0 से लेकर के 10 का क्लास मार्क कितना होगा? सिंपली ये हो जाएगा आपके पास 5 के बराबर। थोड़ा सा इसको और वो कर लेते हैं। हाँ जी, 10 से 20 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 15 के बराबर। 20 से 30 का क्लास मार्क कितना होगा? 25 के बराबर। 30 से 40 का क्लास मार्क कितना होगा बच्चों? 35 के बराबर। और 40 से 50 का क्लास मार्क कितना होगा? 45 के बराबर। ये हमारे पास क्लास मार्क है, ठीक है। इसी क्लास मार्क को बच्चों आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? इसी क्लास मार्क को बच्चों हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारे पास एक्स आई है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आई है। अगले कॉलम में हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट कॉलम में इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? दिस इज 25। 15 इंटू 8, यहां पर 8 5 जो 40, कैरी 4, 8 1 8 12, ठीक है। 12 से 25 को मल्टीप्लाई, तो 25 2 जा 50, 0 कैरी 5, 25 1 जा 5, यहां से 5 ऐड कर दोगे तो 30, 300 हो गया। 35 इंटू में 10 कर देंगे तो बच्चों यहां पर आपके पास में 350 हो जाएगा। और 5 इंटू 45 कर देंगे तो 5 5 जा 25, कैरी आ गया हमारे पास 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। ये हमारे पास बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट आ गया। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है तो इसका सम और फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहां पर अब हम ये जो सम करेंगे कितना आ जाएगा एक बार ऐड कर देते हैं। तो 5 प्लस 5 हमारे पास 10, कैरी 1 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, तो कैरी 1 आएगा। फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 1020। ये हमारे पास बच्चों ये सम कैलकुलेट हो गया। फ्रीक्वेंसीज के सम को देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 32, 32 प्लस 8 40। ये हमारे पास सम बच्चों आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मीन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? इसका सम जो कि हो गया 1020, डिवाइड में फ्रीक्वेंसीज का सम जो कि हो गया 40। यहां से अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये आप देख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स 1020 हमारे पास आया था, समेशन ऑफ एफ हमारे पास 40 आया था, और फिर बस हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये सिंपली हमारे पास 25.5 निकल करके आएगा। क्लियर? सो द मीन ऑफ द डेटा इज 25.5। इज इट क्लियर बच्चों? ओके। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 टू 150, तो 130 से 150 है, इसका क्लास मार्क क्या होगा? प्रीवियस क्लास में क्लास मार्क फाइंड कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। तो जल्दी से बच्चों करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करिए, ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। तो हमने क्लास मार्क फाइंड करने के लिए क्या देखा बच्चों? जो भी क्लास इंटरवल है, ये क्या है बच्चों? हमारी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 130 है, अपर लिमिट 150 है। तो अगर हमें यहां पर क्लास मार्क को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास 140 के बराबर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो दिस विल बिकम 280, 280 बाय 2 दैट इज 140। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। यानी कि जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, वो उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क होता है। और जितने भी हम अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर क्लास मार्क हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमारे पास 140 हो गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है इन द क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। क्वेश्चन आज पूछ रहा हूं कि बताइए बच्चों इन दोनों क्लास इंटरवल में 20
किस इंटरवल में लाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों जैसे कि हमने बोला कि कोई भी नंबर लाई कब करेगा, वो उसकी लोअर क्लास वाले में लाई करता है, यानी कि 20 से 30 इंटरवल में लाई करेगा, जिसमें वो लोअर लिमिट में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों थोड़ा सा, ये जो हमारे पास टेबल होती है, इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर हमें डेटा को लेस देन, मोर देन को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना होता है। यहां पर लिखा है इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मंथली इनकम रेंज जो गिवन है, इनकम मोर देन 10,000, यानी कि ऐसे लेबर या ऐसे वर्कर जिनकी इनकम 10,000 से ज्यादा है, वो कितने नंबर ऑफ फैमिलीज है, सॉरी यहां पर फैमिलीज की बात कर रहा है, तो ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास में 100 है। इनकम मोर देन 13,000, जिनकी इनकम 13,000 से ज्यादा है, ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज आपकी 85 है। जिनकी इनकम 16,000 से ज्यादा है, ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज 69 है। ये पूरी की पूरी टेबल हमको गिवन है। अब आपको बताना है बच्चों द नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं हैविंग इनकम रेंज 16,000 टू 19,000, जिनकी फैमिली इनकम 16,000 से 19,000 की रेंज में आती है, ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज हमें बताना है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, फिर आंसर करिए। देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं, जब भी इस टाइप का डेटा हो जिसमें मोर देन लिखा है या लेस देन लिखा है, इनको हम क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि पहले लिखा है बच्चों इनकम मोर देन 10,000, यानी कि 10,000 से ज्यादा। अब 10,000 से ज्यादा में पूरी 100 फैमिलीज आती है, और फिर 13,000 से ज्यादा में 85, यानी कि अगर मैं उन नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करूं जिनकी इनकम 10,000 से ज्यादा और 13,000 से कम है, ऐसी नंबर ऑफ फैमिली 100 में से 85 को माइनस कर दीजिए, ऐसी हमारे पास 15 फैमिलीज होंगी। ठीक है बच्चों, यानी कि 10,000 से ज्यादा वाले से हमने 13,000 से ज्यादा वाले को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 15 आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर हम यहां पर 13,000 से नेक्स्ट 16,000 की रेंज में फैमिली इनकम देखेंगे, तो हम 85 में से 69 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो ऐसे हमारे पास कितने फैमिली मेंबर्स है बच्चों? 16 है। ठीक है, नेक्स्ट 16 से 19,000 की रेंज की अगर हम बात करें, 16,000 से 19,000 की अगर रेंज की बात करें, तो बच्चों 69 से 50 को अगर माइनस करेंगे, तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा? दैट इज 19। 69 से 50 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 19। यानी कि ऐसी 19 फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 16,000 से 19,000 की रेंज में लाई जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज 19 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? यहां पर आप समझिए कि जब भी मोर देन टाइप का डेटा गिवन होगा, जब भी मोर देन टाइप का डेटा है, तो रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? तो पहली क्लास बनेगी 10,000 से 13,000 की, दूसरा क्लास इंटरवल बनेगा 13,000 से 16,000 का, तीसरा क्लास इंटरवल बनेगा 16,000 से 19,000 का, फिर फोर्थ बनेगा 19 से 22 और फिफ्थ बनेगा 22,000 से 25। और नंबर ऑफ फैमिलीज कैसे निकालेंगे? 100 में से 85 को माइनस करने पर ये आ रहा है, 85 से 69 को माइनस करने पर 13 से 16 की रेंज में आ रहे हैं, 69 से 50 को माइनस करने पर ये नंबर ऑफ फैमिलीज आ रही है। तो इस तरीके से मोर देन टाइप के डेटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके मीडियन में, मोड में या फिर मीन में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये कहीं भी यूज हो सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जहां पर गिवन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक टेबल गिवन है, द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबलेटेड बिलो। तो यहां पर एक हर्डल रेस है जो कि 110 मीटर की है। 13.8 सेकंड से 14 सेकंड में जितने नंबर ऑफ एथलीट ने इस रेस को कंप्लीट किया है वो 2 है। 14 से 14.2 सेकंड में नंबर ऑफ एथलीट जिन्होंने रेस को फिनिश किया है वो 4 है। 14.2 से 14.4 सेकंड के बीच में नंबर ऑफ एथलीट जिन्होंने रेस को कंप्लीट किया 5 है। तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड, यानी कि 14.6 सेकंड से कम टाइम में। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो रेंज है 14.6 से या उससे ज्यादा टाइम में कंप्लीट करने वाले रेसर्स हैं, तो वो रेसर्स ऑफ नंबर ऑफ रेसर्स हमको बताने, एथलीट्स बताने हैं जिन्होंने 14.6 सेकंड से कम टाइम लिया है। देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, यहां पर अगर हमें 14.6 से कम समय को पूछना तो ये सारे नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये वो है जो कि
14.6 सेकंड से कम टाइम में रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 71 प्लस में 5 आपके पास 76, 76 प्लस में 4 आपके पास में 80, 80 प्लस में 2 आप कर दोगे तो बच्चों 82। यानी कि ऐसे नंबर ऑफ एथलीट्स हमारे पास 82 है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप टेबल को देख पा रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू यानी कि मोर देन टाइप का डेटा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40 यानी कि 30 से 40 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें बताना है। देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो आइए बच्चों देखते हैं, मोर देन और इक्वल टू 0। तो अगर सबसे पहले मैं यहां पर देखूं कि 0 से लेकर के 10 तक कितने, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे बच्चों, तो 63 से 58 को माइनस करूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 5 होंगे। उसके बाद 10 से 20 दूसरी रेंज बनेगी, दूसरा क्लास इंटरवल 10 से 20। तो अब बच्चों 58 से 55 को मैं माइनस करूंगा तो यहां पर हमारे पास में 3 आएगा। उसके बाद 20 से 30 क्लास इंटरवल यहां पर फॉर्म करेगा बच्चों, और 20 से 30 में हम 55 से 51 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास में 4 आएगा। इसके बाद यहां पर बच्चों 30 से 40 बनेगा, तो 30 से 40 क्लास इंटरवल में अगर हम देखें तो 51 से 48 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां से कितना आएगा बच्चों, दैट इज 3। तो वो 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि 30 से 40 क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 3 इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलिए तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। अब जो मेथड हम डिस्कस करेंगे ये क्यों हमें हेल्पफुल है बच्चों। डायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब कैलकुलेशन यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इतने छोटे हैं, इतने ऐसे हैं कि इजीली मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यानी कि जहां पर कैलकुलेशन इजी है वहां पर आपके लिए डायरेक्ट मेथड सबसे आसान तरीका है। ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होने लग जाती है, जब डेटा काफी लार्ज होता है, उस कंडीशन में कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है, तो सबसे पहले बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड को कैसे अप्लाई करना होता है एक बार उसको समझ लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिख करके समझाऊंगा, टेबल बना के समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हमारे पास पहले तो बच्चों टेबल है, अपने एग्जाम में आपको स्केल जरूर से लेकर के जाना है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम अगर आएगी तो आपको टेबल तो ऐसे बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों पहला जो हमारे पास कॉलम होता है वहां पर हम हमेशा क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, वहां पर हम हमेशा क्लास इंटरवल लिखते हैं, यहां पर हमेशा क्लास इंटरवल आएगा। ठीक है बच्चों, अब वो क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, मैं यहां पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड कॉलम में बच्चों आप लिखेंगे क्लास मार्क, यहां पर व्हाइट पेन आई थिंक बेटर चलेगा। यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्लास मार्क को लिखेंगे। क्लास मार्क हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास इंटरवल आएगा। तो सपोज करिए कि आफ्टर कैलकुलेशन आपकी जो क्लास मार्क आ रही है तो हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7 ये हमारे पास क्लास मार्क है। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये आपको समझ में आ गया। क्लास इंटरवल से ही, यहीं से हम क्लास मार्क को कैलकुलेट करते हैं। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लास इंटरवल के अलावा एक और चीज जो आपको गिवन होगी वो होगी बच्चों फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट कॉलम जो आप यहां पर बना सकते हो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। चाहो तो फ्रीक्वेंसी पहले लिख सकते हो, उसके बाद क्लास मार्क लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी आपको हम F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 इससे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अज्यूम्ड मीन में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्लास मार्क जो आपको गिवन है इनमें से एक ऐसे नंबर को ऑप्ट कर लेते हैं जो बीच का नंबर है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम क्लास मार्क के बिल्कुल बीच में आता है या फिर बिल्कुल क्लोज में आता है। ठीक है, मतलब बीच में आना चाहिए। क्लोज की बात का मतलब है कि जो सबसे छोटी क्लास मार्क और सबसे बड़ी क्लास मार्क इनके बीच में जो नंबर आ रहा है उसको हम ले लेते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें, जैसे कि यहां पर हम x4 को ले सकते हैं। x4 क्यों ले लेंगे बेटा, क्योंकि x4 के पीछे 3 क्लास मार्क है, x4 के बाद 3 क्लास मार्क है, तो ये हमारे पास मिडिल मोस्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों, मिडिल मोस्ट आ रहा है, तो हम मिडिल मोस्ट वाले को ले लेते हैं, जो मिडिल में आ रहा है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, कई बार जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो उस कंडीशन में 2 मिडिल हमको मिलते हैं। जब 2 मिडिल वैल्यूज आपको दिख रही हो
तो हम उनमें से किसी को भी हम अज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो अज्यूम्ड मीन होगा जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज x4, ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन है, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हमारे पास ए के बराबर होगी जो कि पूरे क्लास मार्क में बीच में आ रहा है, ठीक है बच्चों। या दो अगर है तो उनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं। अगली जो टेबल होती है बच्चों वो होती है हमारे पास p इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए की, यानी कि इन सारे क्लास मार्क से हम इस मिडिल वाले जिसको हमने अज्यूम मीन सपोज किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस में ए, फिर ये हो जाएगा x2 माइनस में ए, फिर ये हो जाएगा x3 माइनस में ए, फिर ये हो जाएगा x4 माइनस में ए, फिर ये हो जाएगा x5 माइनस में ए, ये हो जाएगा x6 माइनस में ए और ये हो जाएगा x7 माइनस में ए। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर काफी छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर हमारे छोटे हो जाएंगे। अगली जो टेबल यहां पर बनेगी जो आपको और कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसीज का उसके करस्पॉन्डिंग डी आईज के साथ, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, डेविएशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों डेविएशन। किसके साथ में डेविएशन, अज्यूम्ड मीन के साथ में, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का अज्यूम्ड मीन के साथ में डेविएशन कितना है वो हमारे पास डी से रिप्रेजेंट होता है। तो जो अगली टेबल बनेगी वहां पर क्या होगा, f1 का मल्टीप्लाई d1 से हो जाएगा, f2 का मल्टीप्लाई d2 से, f3 का मल्टीप्लाई d3 से, f4 का मल्टीप्लाई d4 से, f5 का मल्टीप्लाई d5 से, f6 का मल्टीप्लाई d6 से, f7 का मल्टीप्लीकेशन d7 से। ये fi और di का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ये f1 d1 f2 d2 f3 d3। तो बच्चों अब हमारे पास फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू ए प्लस में, ए क्या है बेटा, अज्यूम्ड मीन है, ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में डी आई, यानी कि इस कॉलम का जो सम आएगा, इस कॉलम का जो सम आएगा वो कितना आएगा, एफ आई इंटू में डी आई। इस कॉलम का सम एफ आई इंटू में डी आई डिवाइड में ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इन फ्रीक्वेंसीज का सम जो कि समेशन ऑफ एफ आई है। ये फॉर्मूला बच्चों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड द अज्यूम्ड मीन मेथड। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये होगा बच्चों हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, जहां पर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन किसके साथ में, अज्यूम्ड मीन के साथ में। और ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको मीन कैलकुलेट हो जाता है। ये मीन हो गया, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करें, अज्यूम्ड मीन यूज करें या फिर स्टेप डेविएशन, तीनों ही मेथड में जो मीन होता है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सेम ही आता है। मोस्ट ऑफ द केस में तो बिल्कुल बराबर ही आएगा, लेकिन कई बार होता है कि अप्रोक्सीमेट सेम आता है। तो ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो यहां पर आप एक टेबल को देख पा रहे हैं। ये वही टेबल है जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड में भी यूज करी थी। अब हम इसी सेम डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। इससे दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा कि भाई अज्यूम्ड मीन मेथड में कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो या अज्यूम्ड मीन, दोनों ही केस में कैलकुलेशन हमको अप्रोक्सीमेट सेम आती है, बिल्कुल सेम आती है, ठीक है। चलिए यहां पर बच्चों क्लास इंटरवल इस तरीके से आपको गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसीज बच्चों हमको गिवन है। ये दो चीजें हैं जो आपको टेबल में गिवन होंगी। अब आपको कैलकुलेट करना है बच्चों अगर मीन, तो हमें तीन डिफरेंट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम जिसमें क्लास मार्क होगा जो कि इनका मिड पॉइंट होता है। सेकेंड डेविएशन, तो हम यहां पर पहले तो अज्यूम्ड मीन देखेंगे कि किसको हम अपना मीन अज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। यहां पर टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा आ रहा है, बीच में आ रहा है बच्चों हमारे पास 12। जो बीच में आता है उसको हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, ठीक है। या अगर दो बीच में आ रहे हैं, दो नंबर बीच में आ रहे हैं, तो किसी को भी ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे कॉलम में हम प्रोडक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। प्रीवियस क्लास के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपने डायरेक्ट मेथड से किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मीन क्या आएगा, फिर मैं अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। 0 से 10 का जो मिड वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5। 10 से 20 की मिड वैल्यू आएगी बच्चों 15। 20 से 30 की मिड वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास 25। 30 से 40 की मिड वैल्यू आएगी आपके पास 35 एंड 40 से 50 की मिड वैल्यू आएगी आपके पास में 45, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला यहां पर, सॉरी ये तो फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क हमेशा जो अज्यूम्ड मीन है वो हमेशा क्लास मार्क में लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो डेटा आया, जैसे अभी मुझसे कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन तो नहीं, एक सिंपल सी मिस्टेक क्या हुई,
कि मैंने आपसे बोल दिया कि यहां पर अज्यूम्ड मीन देखना, जी नहीं, फ्रीक्वेंसी में से अज्यूम्ड मीन नहीं सिलेक्ट करते, ये जो क्लास मार्क आते हैं इसमें से अज्यूम्ड मीन को सिलेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना कि क्लास मार्क में से अज्यूम्ड मीन ऑप्ट करना है, वरना गलती हो जाएगी। चलिए, और सिंपल है कि एक्स में से ए माइनस कर रहे हैं तो एक्स में से वही माइनस करेंगे जो क्लास मार्क में हमने ऑप्ट किया। तो मिडिल में आने वाला नंबर यहां पर बच्चों 25 है, तो 25 को मैं यहां पर ए कंसीडर कर लूंगा। तो चलिए 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस में 20। 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस में 10। 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। 35 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्लस में 20। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी का और ये जो डेविएशन निकाला है इनका प्रोडक्ट, तो 5 इंटू में माइनस 20, 5 टू 10, तो यहां पर आएगा माइनस में 100। 8 इंटू में माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में 80। 12 इंटू में 0 तो सिंपल 0 हो गया। 10 इंटू में 10 यहां पर हो जाएगा हमारे पास प्लस में 100। 5 इंटू में 20 ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 100। एक सेकेंड, हाँ जी, 5 टू 10, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास प्लस का 100 आ जाएगा। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ये जो f इंटू डी है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस में समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये होता है बच्चों फॉर्मूला इसके लिए एक्स बार को कैलकुलेट करने का। यहां पर इसका सम कितना आएगा, अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये 100 से 100 कैंसिल, 100 माइनस 80 हमारे पास में आएगा सिंपल 20। ये सम जो आएगा कितना आएगा बच्चों, 20। और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13। 13 प्लस 5 हमारे पास 18। 18 प्लस 2 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। तो फ्रीक्वेंसीज का सम यानी कि जो समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है वो हमारे पास में 40 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर फॉर्मूले में जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 25 है तो ए हमने 25 लिख दिया है, प्लस में एफ आई इंटू डी आई का सम हमारे पास में 20 है, और इसके डिनोमिनेटर में आगे आपके पास फ्रीक्वेंसीज का सम जो कि 40 है। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 20 प्लस में 2/4 यानी कि 1/2, जिसका मतलब हो गया कि ये बन गया 25.5। कितना बन गया बच्चों, 25.5। याद करिए डायरेक्ट मेथड में भी जो मीन आया था वो 25.5 ही आया। तो दैट्स व्हाई हम देख सकते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड में कैलकुलेशन सिंपल हुई, साथ ही साथ आंसर दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। ये अप्रोच होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब हम दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। भाई इस मेथड को तो एक तरीके से अज्यूम्ड मीन मेथड ही बोलो आप तो ठीक रहेगा, क्योंकि अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको और बेटर वे में लिख देता हूं। यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों एच का। अब आपको यहां पर दो चीजें हैं जो नहीं दिख रही हैं, एक तो आपके पास यू आई, ये जो यू आई होता है बच्चों, ये यू आई होता है जब मैं एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करता हूं और एच से डिवाइड करता हूं, एच से डिवाइड करता हूं। बच्चों एच क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहां पर क्लास के साइज को। इसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों क्लास साइज को। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास इंटरवल हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर ये हमारे पास क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल की क्लास साइज कितनी होगी, तो सिंपली बच्चों यहां पर क्लास साइज आपके पास 10 है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 10 10 का इंटरवल हमको गिवन है। यहां पर ये क्लास साइज होता है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करने पर जो भी आएगा वो क्लास साइज होगा। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वहां पर क्लास साइज हमेशा सेम होगी, मतलब कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमेशा विड्थ ऑफ द क्लास वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास साइज आपके पास 10 होगी, तो वो किसी भी क्वेश्चन में हमको उस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, तो फॉर्मूले को एक बार नोट कर लीजिए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। एच यहां पर क्लास साइज है और यू आई के लिए एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो डेविएशन एक तरीके से अज्यूम्ड मीन मेथड में जो आपने डेविएशन निकाला था उसी डेविएशन को मैं एच से डिवाइड कर दे रहा हूं। किससे डिवाइड कर दे रहा हूं बेटा, एच से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि बस डेविएशन को एच से डिवाइड करेंगे तो यू आई कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर बाकी की प्रोसेस सेम है, लेकिन साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट में एच मल्टीप्लाई करना मत भूलना।
कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये h को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आइए अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें मेथड को समझना है। मेथड समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन तो कैसे भी आए, आप हर एक प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल अगेन हमारे पास 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल गिवन है। यहां पर क्लास मार्क अगेन वही सेम टू सेम आएगा। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास हो जाएगा 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। ठीक है बच्चों, सिंपली यहां भी हमारे पास अज्यूम्ड मीन यही है, क्योंकि हम सेम ही क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, तो अज्यूम्ड मीन हो गया। अब u को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? u को कैलकुलेट करने के लिए xi में से a को माइनस करेंगे और उसको h से डिवाइड करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। जब मैंने 5 में से 25 को माइनस किया तो आएगा -20। -20 को h जो कि यहां पर 10 है, 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? -2। पहले आ गया हमारे पास -2। 15 में से 25 को माइनस किया, कितना आएगा? -10। -10 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास -1। यहां पर आ गया 0, फिर यहां पर आ गया 1 और यहां पर आ गया आपके पास में 2। इस तरीके से देख सकते हो कि ui कितना छोटा नंबर ऑफ डेटा हो गया। क्लियर? नाउ फ्रीक्वेंसी को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में? u के साथ में। तो 5 इंटू -2 माइनस में 10, 8 इंटू -1 माइनस में 8, 12 इंटू 0 0 हो गया, 10 इंटू 1 प्लस का 10, 5 इंटू 2 प्लस का 10। तो यहां पर आप इजीली इसको सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? एक 10 से 10 कैंसिल आउट, यहां पर 2 हमारे पास सम आ जाएगा। सम कितना आएगा बच्चों? सम हमारे पास इसका सम जो आएगा वो कितना आ रहा है? इसका जो सम आएगा बच्चों वो हमारे पास में 2 आ रहा है। फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी हम पहले भी कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास में 40 आता है। फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में आपके पास एच, इसके प्रोडक्ट में एच है। तो ए की वैल्यू यहां पर बच्चों 25 है, प्लस में एफ आई इंटू यू आई ये कितना है बच्चों? 2 के बराबर है। डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसीज का सम जो कि 40 है और इसके प्रोडक्ट में एच कर रहा हूं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 10 से 40 को 4 टाइम्स में, ये सिंपली बन गया 25 प्लस में 2/4 जो कि ये बन गया 1/2, यानी कि 25.5 कैलकुलेट हो गया। तीनों मेथड हमने अप्लाई कर लिया है, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तीनों ही मेथड में हम देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, आंसर सेम आ रहा है। कैलकुलेशन प्रीवियस के कंपैरिजन में इसमें और छोटी कैलकुलेशन हो गई है। एक टेबल बस छोटा सा डिफरेंस किया है, टेबल वही है, नंबर ऑफ टेबल भी उतनी ही है, बस कैलकुलेशन छोटी हो गई है। आया बच्चों समझ में? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये सेम प्रॉब्लम अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, उन्हीं प्रॉब्लम में से घूम फिर करके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है जिसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो कि आप देख पा रहे हैं ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स का आता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क में पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जब 2025 में क्वेश्चन ये आया था तो इसके अलावा सेम प्रॉब्लम के अंदर आपसे मोड भी पूछा था। तो मोड अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सेम प्रॉब्लम मोड कैलकुलेट करने के लिए भी पूछी जाती है। आइए बच्चों देखते हैं। तो यहां पर ये सारा का सारा डेटा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें करना क्या है बच्चों? ये क्लास इंटरवल की टेबल बना लेनी है। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये यहां पर आप टेबल देख सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F54 ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है बच्चों? ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्लास मार्क, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल जैसे कि 11 से 13 का 12 है, 13 से 15 का 14, ये हमारे पास आप देख सकते हैं क्लास मार्क हमने ऑलरेडी टेबल बना रखी है। चलिए, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है मीन, दैट इज द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि जो पॉकेट अलाउंस है वो कितना है बच्चों? 18 रुपीज है। ठीक है, ये मीन पॉकेट अलाउंस हमको 18 रुपीज सिंपली गिवन है। चलिए, तो अब यहां पर आ जाते हैं। बाकी की प्रोसेस सेम है जो हमें कैलकुलेट करना होता है।
अब आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे? आप चाहो तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो या अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हो। तो भाई यहां पर अज्यूम्ड मीन किसको लूंगा, आप मुझे जल्दी से करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करके बताइए कि इस क्लास मार्क जो आप यहां देख पा रहे हैं इसमें हम अज्यूम्ड मीन किसको लेंगे। चलिए बच्चों ऑप्ट करिए। तो बच्चों यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। मिडिल में आने वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, मिडिल में आने वाला ऑब्जर्वेशन हमारे पास 18 है। कुछ केसेस में 2 ऑब्जर्वेशन मिडिल में आते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, यहां पर ऑड है तो ऑड के केस में एक ही मिडिल टर्म हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे बच्चों ए, दिस इज अज्यूम्ड मीन। अब अगर मैं इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करूं तो डेविएशन क्या होगा बच्चों, यहां पर डेविएशन होगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस में ए। हम चाहे तो स्टेप डेविएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो डी आई हमारे पास एक्स आई माइनस में ए है, तो चलो 12 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 6। 14 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 4। 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। 18 माइनस 18 जीरो होगा। 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो प्लस 4 आएगा। और 24 से 18 को माइनस करेंगे तो यहां पर प्लस 6 आएगा। यहां पर भी आप एक स्पेशल पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऊपर के नेगेटिव नीचे के पॉजिटिव सेम ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप यहां पर देख पा रहे हैं। जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में भी ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हो 10th क्लास में एज इट इज यूज होंगी। अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसकी हेल्प से आप स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, ये क्लास 11th में भी यूज में आएगा। ओके, नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यहां पर एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट कर देंगे। एफ आई इंटू में डी आई, तो 7 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ जी, 7 6 जा माइनस 42, 6 4 जा माइनस 24, 9 2 जा माइनस में 18, 13 इंटू 0 0। एफ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2f आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में 20 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आपको पता है कि नीचे पर हम कैलकुलेट करते हैं सम। यहां पर बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे आपका सम। सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करना है यहां पर। जैसे कि 13 प्लस 7 आपके पास 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 6 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 4 34 और प्लस में एफ, तो ये बन जाएगा 34 प्लस में एफ। कितना बन जाएगा बच्चों, 34 प्लस में एफ। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना। यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये 24 से माइनस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा माइनस 42 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, माइनस 42 माइनस, एक बार देखोगे माइनस 42 और प्लस में 20, तो ये आएगा आपके पास माइनस में 22। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं इनको और इनको साथ में ले लेंगे तो माइनस में 22 आएगा। माइनस 22 और ये लिखा है माइनस में 18, इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और 1 4, ये आ गया हमारे पास माइनस में 40। कितना आ गया, माइनस में 40। तो टोटल सम कितना बनेगा बच्चों, टोटल सम यहां पर बनेगा माइनस में 40 प्लस में ये 2f भी तो ऐड करना है, ये मत भूल जाना। माइनस 40 प्लस में 2f, नंबर का सम माइनस 40 आ रहा है और 2f है तो इसका सम हमारे पास प्लस में 2f हमने लिख दिया। चलिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूं तो एच मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना गिवन है बच्चों, एक्स बार की वैल्यू हमको 18 गिवन है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो सबसे पहले तो ये एक्स बार की वैल्यू 18 यहां पर हमने लिख दिया। ए जो कि अज्यूम्ड मीन है, ऑलरेडी ए हमने 18 के बराबर लिया हुआ है तो ए के प्लेस पर 18 आ गया। प्लस में एफ आई इंटू डी आई, ये कितना है, माइनस 40 प्लस में 2f, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 40 प्लस में 2f, डिवाइड में कम फ्रीक्वेंसीज का जो आया 34 प्लस में f आया, कितना आया बच्चों, 34 प्लस में f। ओके, तो क्या यहां पर हमें मीन कैलकुलेट करना है और स्पेशली मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए थी? हाँ जी, और कोई चीज गिवन है क्या? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18,
फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 18 में से 18 कैंसिल, तो यहां पर बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा -40 प्लस में 2f डिवाइड में 34 प्लस में f। समझिएगा बच्चों, 34 प्लस में f ये है, ये हमारे पास f है। जब मैं 34f को यहां मल्टीप्लाई करता हूं, ये भी तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 0 इक्वल टू -40 प्लस में 2f, -40 प्लस में 2f, -40 को इधर ले आओगे तो 40 इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2f। अब 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर f की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 20, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो गई है, 20। दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया है, नोट कर लीजिए, 20 विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल था, ऑलरेडी मीन गिवन था, अज्यूम्ड मीन दोनों सेम था, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, यहां पर 0, बाकी बस इसको सॉल्व करना था, कैलकुलेट करके आपका आंसर 20 आ रहा है। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो था मीन, और मीन को कैलकुलेट करने के उसके मेथड, जिसमें अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हम अपने अनदर मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मोड। मोड का मतलब होता है बच्चों, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रिपीट कौन कितनी बार हो रहा है, वो मोड होता है। जैसे कि शुरुआत के लेक्चर में, पहले लेक्चर के अंदर मैंने बोला था, एक शॉपकीपर है जिसके पास आप जाके बोलते हो कि भैया मुझे टॉप रेमन चाहिए, तो उसने बोला अरे नहीं भैया हमारे पास टॉप रेमन नहीं बिकता, सबसे ज्यादा लोग मैगी खरीदने आते हैं, तो इसलिए मेरी दुकान में मैगी ही है। भाई वो स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है, उसको पता है कि मोड क्या है, मैगी, तो दुकान में मैगी उसने ज्यादा भर के रखा हुआ है, टॉप रेमन रखा ही नहीं है क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है। आई बात समझ में बच्चों, तो ये जो चीज है ये मोड होता है, लिखा हुआ है यहां पर, मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर करना, इट शोज द आइटम दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, द मोस्ट कॉमन और पॉपुलर वैल्यू, जो कि सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, वो हमारे पास क्या है बच्चों, मोड होता है। ठीक है, तो अगर हमें एक अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, अब किसी भी अनग्रुप्ड डेटा में अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देख लो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है या किस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमारे पास मोड हो जाएगा। तो जैसे कि बच्चों इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बताना है मोड ऑफ द डेटा, देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में देखें तो मोड जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो कौन है जो सबसे ज्यादा बार आपको रिपीट करता है, वो दिख रहा है, 14 एक बार आया, 14 दो बार आया, 14 आपके पास 3 बार आया, और 14 आपके पास 4 बार आया, यानी कि 14 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास में 4 है। ठीक है, और कौन है जो बहुत बार आता हुआ दिख रहा है, 15, 15 एक बार, फिर 15 दो बार, फिर 15 तीन बार, 15 4 बार, 15 5 बार, यानी कि बच्चों 15 की फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है, 5 है, और भी है लेकिन बाकी को देख के ही पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा तो नहीं है। यहां पर 14 4 बार आया है, 15 5 बार आया है, बाकी को भी आप देख लोगे तो 19 आपके पास 2 बार आता हुआ दिख रहा है ना। 19 को अगर आप देखोगे तो 19 आपके पास एक बार यहां पर आया, और फिर आगे बढ़ जाओगे एक बार यहां पर आया, तो 19 की फ्रीक्वेंसी आपके पास में 2 है। 20 की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 1 है, केवल एक ही बार आया है ना। 16 की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आपके पास एक ही बार आया है। 17 की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 17 हमारे पास एक ही बार आया है। 18 की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 18 भी हमारे पास एक ही बार आया है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15 की। तो मोड ऑफ द डेटा क्या होगा बेटा, मोड ऑफ द डेटा यहां पर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बच्चे जल्दबाजी में 14 आंसर को टिक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि देखा नहीं कि 15 भी आया है कई बार, है ना बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, उसमें से देख लेना कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया उसको मोड बोल देंगे। अगर कोई दो आइटम है जो बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो दोनों को मोड ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर है बच्चों। आते हैं। अब बात करेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा की। अभी जो हमने डिस्कस किया ये कैसा डेटा था बेटा, ग्रुप्ड था। अनग्रुप्ड डेटा में तो हमें सिर्फ यही करना होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको ही हम मोड के फॉर्म पर ऑप्ट करते हैं। लेकिन जब डेटा ग्रुप्ड हो, यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म पर गिवन, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होने से आंसर नहीं कर सकते,
उस केस में फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलता। उसके लिए बच्चों हम मोड के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है मोड इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू में आपके पास बच्चों H, इंटू में आपके पास H। ये फॉर्मूला होता है मोड को कैलकुलेट करने का, जहां पर L रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। F1 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को। F0 रिप्रेजेंट करता है जो मॉडल क्लास से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। और F2 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसर ऑफ मॉडल क्लास, सक्सेसर ऑफ, यहां पर मॉडल क्लास हो जाएगा, सक्सेसर ऑफ मॉडल। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास से पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, F2 है मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली की फ्रीक्वेंसी। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मॉडल क्लास पर। तो ये मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास बेटा उस क्लास इंटरवल को बोलते हैं, मॉडल क्लास उस क्लास इंटरवल को बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल which have हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास इंटरवल की बच्चों, हाईएस्ट की स्पेलिंग ठीक से लिख लो, HIGHEST, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, थोड़ी बहुत स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ तो ठीक कर लेना। ओके, तो मॉडल क्लास उसको बोल रहे हैं जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो हमारे पास क्या होता है? मॉडल क्लास। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। चलिए बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 3, बिलो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास में 12 है, बिलो 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 27 है, बिलो 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 57 है, बिलो 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 75 है, बिलो 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 80 है। हमें बताना है द मॉडल क्लास कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मॉडल क्लास क्या होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक है, यहां पर डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म पर नहीं दिया, डेटा है लेस देन टाइप का, जैसे अभी हमने प्रीवियस में मोर देन टाइप का डेटा दिखा था, ये है बिलो यानी कि लेस देन टाइप का डेटा। यहां पर बच्चों हमें पहले तो इसकी हेल्प से क्लास इंटरवल बनाने हैं, उन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो चलिए बच्चों एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों देखते हैं, देखो बिलो 10 यानी कि 10 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे, तो यहां पर मैं पहली लिमिट बोल सकता हूं 0 से लेकर के 10, 10 से कम में 0 से 10 ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बेटा? 3 है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। बच्चों बिलो 10 में हम क्लास इंटरवल लेंगे 0 से 10, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 3। अब आगे देखिएगा, बिलो 20 में वो सारे जो 20 से कम मार्क्स वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी 0 से 10 हम लिख चुके हैं, तो अगला होगा 10 से 20 का, और 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी आएगी जब मैं 12 में से, नोट करिएगा, 12 में से 3 को माइनस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बच्चे तो हम यहां काउंट कर चुके हैं, बचे हुए काउंट करने 10 से 20 वाले, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 9। इसी तरीके से बच्चों अगला जो बनेगा वो 20 से 30 बनेगा, 20 से 30, 27 से 12 को माइनस कर देंगे बच्चों, 27 से 12 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए, हमारे पास आया 5, ठीक है बच्चों, और 2 में से 1 चलेगा तो 1, तो यहां पर आ गया हमारे पास 15। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट यहां पर 75 से हम माइनस करेंगे किसको? एक सेकेंड सॉरी,
इसको माइनस करेंगे, यानी कि 30 से 40 अगर मुझे काउंट करना है, 30 से 40 अगर हमें काउंट करना है, तो 57 से 27 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 30, है ना बच्चों? 0 और 5 में से 2 गए 3। इसके बाद 40 से 50 को अगर हमें काउंट करना है, तो हम 75 से 57 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 चलेगा तो 8 आएगा, यहां पर 8, है ना? 50, 15 माइनस 5 7, तो 8 7 15, तो 8 हो गया। 7 में से यहां पर 18 आएगा, कितना आएगा? 18। उसके बाद बच्चों 50 से 60 को कैलकुलेट करेंगे, तो 80 माइनस 5 कर देंगे, है ना? 80 माइनस 5 तो हम 75, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है? ये हमने क्लास इंटरवल लिख दिया है, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर दिख रही है बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको दिख रही है 30। इसका मतलब मॉडल क्लास हमारे पास 30 से 40 है। मॉडल क्लास बच्चों यहां पर क्या है? 30 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? मॉडल क्लास 30 से 40 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है एवरीवन? ओके, चलिए, ये समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बच्चों सिंपली आपको गिवन डेटा का मोड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मोड। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो भी डिस्कस होगा उसमें आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताओ कि मॉडल क्लास क्या है। यहां पर क्योंकि सब कुछ गिवन है तो मॉडल क्लास देखना आसान है। तो व्हाट इज द मॉडल क्लास? क्लास इंटरवल आपको देख पा रहे हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखो, 8 7 15 20 12 8 10। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, तो 20 की क्लास इंटरवल 30 से 40 है, तो मॉडल क्लास बच्चों 30 से 40 हो गया। ओके, जब मॉडल क्लास पता चल गई तो अब हमें मोड का फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें बाकी चीजें दिख जाएंगी कि क्या क्या निकालना है। मोड के लिए एल प्लस में ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में आपके पास H। ये सारी चीजें हैं जो मोड के लिए हमें जरूरत है। एल क्या होगा बच्चों? एल क्या होगा जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? बिल्कुल सही, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है बेटा? 30 है, तो एल यहां पर हम 30 को लेंगे। ओके, F1 क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए। व्हाट इज F1? इस टेबल में बताइए बच्चों F1 क्या है? यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है बच्चों, तो F1 हमारे पास में 20 हो जाएगा। जीरो क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए। व्हाट इज F0? बिल्कुल सही, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे, यानी कि 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी यहां पर 15 है, 15 है, तो F0 की वैल्यू यहां पर 15 हो गई। अब बताइए बच्चों मुझे F2 की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही बच्चों, मॉडल क्लास से ठीक बाद वाली की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो F2 यहां पर हम देख सकते हैं 20 के बाद में आता है 12, है ना बच्चों? F0 हुआ पहले वाला और F2 हुआ 20 के बाद वाला, यानी कि 12। हमें पता है बच्चों क्लास साइज, तो बताइए यहां पर क्लास साइज कितना है? बिल्कुल सही, क्लास साइज हमको यहां पर 10 दिख रहा है। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई, इसको फॉर्मूले में हम रख देते हैं तो मोड कैलकुलेट हो जाएगा। एल हमारे पास हो गया बच्चों 30 प्लस में F1 माइनस F0, 20 में से 15 को माइनस करेंगे, 20 माइनस का 15 अपॉन में 2F1 यानी कि 20 का डबल 40 माइनस में F0 यानी कि आपके पास 15 माइनस में F2 यानी कि माइनस में आप 12 करोगे, प्रोडक्ट में H आएगा जो कि यहां पर आपके पास में 10 है। ये हो जाएगा बच्चों 30 प्लस में 20 माइनस 15 आएगा 5 और 15 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 12 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 17, सॉरी माइनस में 27, तो 40 में से 27 को माइनस करूंगा, है ना बच्चों? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये बचेगा 13। ये हो गया हमारे पास 13 इंटू में आपके पास 10। तो सिंपली अगर हम देखें तो दिस विल बिकम 30 प्लस में 10 5 50 अपॉन में 13। तो अगर हम देखेंगे 13 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 13 3 39। हाँ जी, तो ये हमारे पास 33 पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, है ना? 33.8 अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा होगा, है ना बच्चों? 33.8 अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास मोड कैलकुलेट होकर आ रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? आइए। हाँ जी बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं कहां से आ गया। तो भाई इस सुपर शॉट का जो आगे का हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है इंडिया लर्निक्स के ऐप और वेबसाइट पर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के भी इस तरीके से आपके लैपटॉप में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करते हो,
सबसे पहले स्टेप में गो टू डैशबोर्ड होता है, उस पर क्लिक करोगे तो लॉग इन एंड रजिस्टर आ जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पे मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपसे पूछेगा, ओटीपी शेयर करना है और आपके पास इस तरीके से एक पेज यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं। पहले ही बता देता हूं कि किसी भी तरीके का आपको फीस पे नहीं करना है। ये इंडिया लर्निक्स ने आपके लिए क्लास 10th एग्जाम को माइंड में रखते हुए क्रैश कोर्स को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। तो यहां पर बोल्ड बूस्टर कोर्स ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इनरोल कर दिया है तो यहां पर सीधे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पर इनरोल करना पड़ेगा तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर फास्ट ट्रैक करके यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं इनरोल्ड हूं तो यहाँ पर लिखा है आपसे इनरोल के लिए पूछेगा तो आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं या भी जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो सुपर शॉर्ट कल आया था, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वीडियोस पूरे के पूरे अवेलेबल है। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको मैथ का भी अब आप जाकर के देखोगे तो मैथ का भी आपको अवेलेबल वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप इसको प्ले कर सकते हो, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि बीच बीच में आपसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहां पर आएंगे। तो इन क्लास बिटवीन बीच में जब आपका वीडियो चल रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सर पूछेंगे वो यहां पर इस तरीके से फ्लैश होगा। अब आप यहां से कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लेम कलर ऑफ द मेटल्स, की मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम कलर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ग्रीन फ्लेम पे टिक कर दिया, तो अगर ये ऑप्शन सही है या गलत है तो हम चेक करने जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहां पर करेक्ट है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो वीडियो आगे पर ओपन हो जाएगी। ऐसा ही आपका बाकी सारे, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, सभी में आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि भाई आपको लेक्चर्स के दौरान जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप उनके आंसर खुद से करोगे करेक्ट ऑप्शंस को ऑप्ट करके, तो आप एक्टिवली लर्न कर रहे होगे। वहां पर सिर्फ आप सुन नहीं रहे होगे, वहां पर आप सुनने के साथ साथ रिएक्ट कर रहे होगे और उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस तरीके से पूरे लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको आते रहेंगे, तो आपको उनको धीरे धीरे आंसर करते चलना है, वन बाय वन आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से गो थ्रू होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है तो भाई आप लोग जाइए इंडिया लर्निंग्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या लैपटॉप में अगर देखना है तो सीधे वेबसाइट पे जाकर के आप अपने नंबर से वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, फ्रीली लॉग इन कर सकते हो, कोर्स में बिल्कुल फ्रीली इनरोल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बाकी की जो भी यहाँ पर क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी आगे का हिस्सा है ना, वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नॉर्मली जो आप स्टडी कर रहे हो उससे कई गुना इंपैक्ट इसका ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है। तो चलिए बच्चों आगे क्लासेस में मिलते हैं।